बिल्कुल। और शायद इसीलिए विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मतलब FIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.78% कर ली है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ पूछिए, क्या शंका है आपको? देखो, बाजार में आजकल चाइना +1 रणनीति की बहुत चर्चा है, जहां दुनिया भर की कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत की तरफ आ रही हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैक्रो ट्रेंड है अभी। और सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स का भी जबरदस्त फायदा मिल रहा है इन कंपनियों को। तो इसे देखकर मुझे क्रिकेट की एक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, क्या एनालॉजी है? ये वैसा ही है जैसे कोई बल्लेबाज मैदान पर उतरे और उस दिन हवा का रुख ऐसा हो कि उसका हर ऊंचा शॉट बाउंड्री के पार चला जाए। मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मुनाफे में ये 69% का उछाल सिर्फ इस हवा के रुख यानी चाइना +1 जैसे बाहरी कारकों की वजह से है, या फिर कंपनी के इंजन में या कह लें बल्लेबाज के फुटवर्क में सचमुच कोई बड़ा सुधार हुआ है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब थोड़ा दोनों तरफ है। बाहरी कारक जैसे ये चाइना +1 की थीम, ये निश्चित रूप से एक टेलविंड या मददगार हवा की तरह काम कर रहे हैं। मतलब फायदा तो हो रहा है हवा का? बिल्कुल हो रहा है। इससे विदेशी खरीदार भारत की ओर आ रहे हैं, जिससे कंपनियों को वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है। लेकिन यहाँ पेच ये है कि सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने से आपको 14.93% का भारी भरकम ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं मिल जाता। अच्छा, मार्जिन के लिए कुछ और करना पड़ता है। एग्जैक्टली। फार्मा API के कमोडिटी बिजनेस में ना मार्जिन्स अक्सर बहुत पतले होते हैं। ये 14.93% का आंकड़ा तब आता है जब कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स शानदार हो। प्रोडक्ट मिक्स और क्या? और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी काम करने की जो दक्षता है वो एकदम चरम पर हो। IOLCP ने अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल किया है। मतलब उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। हाँ, और साथ ही सप्लाई चेन से होने वाली बर्बादी को रोका है। और क्योंकि वे कर्ज मुक्त हैं, जैसा आपने बताया, इसलिए ब्याज चुकाने का कोई बोझ उनके मुनाफे को खा नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि हवा ने गेंद को सीमा पार पहुंचाने में मदद तो की, लेकिन बल्लेबाज की तकनीक भी लाजवाब थी। हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। तो चलिए अब इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत यानी इनके सबसे बुनियादी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो है आइबुप्रोफेन। हाँ, जो उनका कोर बिजनेस है। यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम API कहते हैं यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट,
तो ये सिर्फ कोई साधारण कच्चा माल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, ये दवा का वो मुख्य हिस्सा होता है जो असल में इंसान के शरीर में जाकर बीमारी या दर्द को ठीक करता है। और IOLCP दुनिया में आइबुप्रोफेन API की सबसे बड़ी निर्माता है। सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ा क्लेम है। डेटा यही कहता है। वैश्विक बाजार में इनकी लगभग 35% हिस्सेदारी है और उत्पादन क्षमता 12,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से भी ज्यादा है। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। और इसे समझने के लिए हमें 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अच्छा, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, दुनिया में IOLCP इकलौती ऐसी कंपनी है जो आइबुप्रोफेन बनाने के लिए जरूरी सभी इंटरमीडिएट्स खुद अपने ही कारखाने में बनाती है। सारे के सारे इंटरमीडिएट्स? हाँ, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आइबुप्रोफेन बनाने के लिए ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल की जरूरत होती है जिसे आइसोब्यूटिल बेंजीन या IBB कहते हैं। IBB, ठीक है। ज्यादातर कंपनियां इसे बाहर से, खासकर चीन से खरीदती हैं। लेकिन IBB एक क्रूड ऑयल डेरिवेटिव है, यानी ये कच्चे तेल से बनता है। तो अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएं तो मुसीबत? एग्जैक्टली। अगर कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ जाएं या सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आ जाए तो उन कंपनियों का उत्पादन रुक सकता है। IOLCP ने क्या किया कि इस IBB को अपने ही प्लांट में बनाना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार रणनीति है। इसे अगर मैं एक आसान उदाहरण से समझूं तो ये किसी ऐसे बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट की तरह है जो ना सिर्फ अपना खाना खुद पकाता है, हाँ, बल्कि सब्जियां भी खुद उगाता है। बिल्कुल, बल्कि उसने वो खेत भी खरीद लिया है जहाँ से सब्जियां उगकर आती हैं और वो डेयरी भी खुद चलाता है जहाँ से दूध आता है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। तो इससे उन्हें कभी भी कच्चे माल की कमी या अचानक बढ़ती कीमत का झटका नहीं लगता होगा। एकदम सही। और इसके साथ ही वे आइबुप्रोफेन के कई अलग अलग ग्रेड्स भी बना रहे हैं। ग्रेड्स मतलब अलग अलग क्वालिटी? हाँ, जैसे सोडियम डाइहाइड्रेट, लाइसिनेट और डेक्स इबुप्रोफेन। ये सब अलग अलग प्रकार की दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। समझ गया। लेकिन देखिए, एक बात जो मुझे अब यहाँ खटक रही है। बताइए, क्या बात है? क्या अपना सारा दाव सिर्फ एक ही डिश यानी इबुप्रोफेन पे लगाना बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? मेरा मतलब है, अगर किसी कारणवश वैश्विक स्तर पर इस विशेष API की मांग गिरती है तो पूरी कंपनी का ढांचा तो हिल सकता है ना? आपकी यह चिंता पूरी तरह से वाजिब है। किसी भी बिजनेस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर अत्यधिक निर्भरता हमेशा खतरे की घंटी होती है। वही तो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी को सप्लाई चेन के झटकों और कच्चे माल की महंगाई से तो बचा लेता है, लेकिन वो प्रोडक्ट की मांग कम होने के जोखिम से नहीं बचा सकता। और शायद कंपटीशन का भी तो डर होगा। बिल्कुल। इसके अलावा चीन के जो बड़े API निर्माता हैं, वे अक्सर कीमतों को गिराकर बाजार में दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे डंपिंग कहते हैं। हाँ, वो प्राइस वॉर शुरू कर देते हैं। तो अगर वो आइबुप्रोफेन के दाम क्रैश कर देते हैं तो IOLCP का मुनाफा सीधा निशाने पर होगा। और मुझे लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को भी इस खतरे का बहुत अच्छी तरह से एहसास है। हाँ, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है। बिल्कुल। और शायद इसी जोखिम को कम करने के लिए इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता लाने का एक बहुत आक्रामक रास्ता अपनाया है। उनके डाइवर्सिफिकेशन नंबर्स काफी दिलचस्प है। हाँ, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो आज उनका फार्मा सेगमेंट उनके कुल रेवेन्यू का 61% हो चुका है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो क्या है? वो ये है कि नॉन आइबुप्रोफेन APIs का हिस्सा, मतलब आइबुप्रोफेन को छोड़कर जो दूसरी दवाइयां हैं जैसे पैरासिटामोल हो गया, मेटफॉर्मिन, क्लोपिडोग्रिल, उनका हिस्सा फार्मा रेवेन्यू में पिछले 5 सालों में 18% से बढ़कर 34% तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, 18 से 34%। हाँ, और ये आंकड़ा यही रुकने वाला नहीं है। मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि FY27 तक वे इस अनुपात को 50-50 पर लाना चाहते हैं। मतलब आधा रेवेन्यू आइबुप्रोफेन से और आधा बाकी API से? एग्जैक्टली। इसी रणनीति के तहत उन्होंने पैरासिटामोल की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 10,800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष कर दी है। वो भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। हाँ, इसके अलावा भविष्य की परियोजनाओं के लिए उन्होंने पंजाब में 101 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया है और स्पेशलिटी केमिकल्स के क्षेत्र में भी उनका इथाइल एसीटेट प्लांट लगभग अपनी पूरी क्षमता यानी 100% पर काम कर रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन लग रहा है। हाँ, मतलब रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों?
क्योंकि पैरासिटामोल जैसे बाजार में पहले से ही बेतहाशा भीड़ है। दुनिया भर में हजारों कंपनियां ऐसे बना रही हैं ना। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन दवा है। और वहाँ एक तरह का प्राइस वॉर चलता है, जहाँ हर कोई एक दूसरे से सस्ता माल बेचने की होड़ में लगा रहता है। ये बात तो है, कमोडिटाइज्ड मार्केट है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कंपनी अपनी एक सुरक्षित मोनोपोली से निकलकर जानबूझकर एक ऐसे खूनी अखाड़े में नहीं कूद रही जहां मुनाफा कमाना कहीं ज्यादा मुश्किल है? ये सवाल बहुत से निवेशकों के मन में आता है। और अगर आप IOLCP को सिर्फ एक आम पैरासिटामोल बनाने वाली फैक्ट्री के तौर पर देखेंगे तो ये कदम वाकई थोड़ा आत्मघाती लग सकता है। तो फिर असली खेल क्या है? उनकी असली रणनीति वैल्यू एडेड APIs और रेगुलेटेड मार्केट्स में है। रेगुलेटेड मार्केट्स मतलब जब हम अमेरिका के US FDA या यूरोप के EU GMP द्वारा प्रमाणित बाजारों की बात करते हैं ना, तो वहाँ खेल सिर्फ कीमत का नहीं होता। तो वहाँ असल में किस चीज की कीमत चुकाई जाती है? वहाँ कीमत चुकाई जाती है क्वालिटी, निरंतरता और कड़े नियमों के पालन की। रिलायबिलिटी की कीमत? एग्जैक्टली। मान लीजिए अमेरिका की कोई बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, वो किसी अनजान सप्लायर से 2 रुपए सस्ता API खरीदकर अपनी पूरी बनी बनाई दवा को रिजेक्ट होने के जोखिम में नहीं डालेंगी। हाँ, FDA की पेनल्टी तो बहुत भारी होती है। बिल्कुल, वे उस सप्लायर को प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं जो उन्हें ये गारंटी दे सके कि उनके कच्चे माल की क्वालिटी में अगले 10 साल तक कोई अंतर नहीं आएगा। और सप्लाई चेन में कभी कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, तो IOLCP इसी भरोसे को भुनाने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। मतलब ये सिर्फ सस्ता बेचने की होड़ नहीं है, बल्कि भरोसे और गुणवत्ता का प्रीमियम वसूलने का बिजनेस है। बिल्कुल। और जब हम विदेशी बाजारों, खासकर यूरोप और अमेरिका की बात करते हैं ना, तो एक और चीज आज के दौर में बहुत जरूरी हो गई है। आप ESG की बात करें? हाँ, ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन या एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के मानक। ये आजकल हर ग्लोबल टेंडर का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। आज के समय में पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियां केवल ये नहीं देखती कि आपका प्रोडक्ट कितना शुद्ध है, वो ये भी गहराई से जांचती हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने की प्रक्रिया कितनी क्लीन या पर्यावरण के अनुकूल है। और अगर हम IOLCP की ताज़ा ESG रिपोर्ट को देखें, जिसे BSR भी कहते हैं, तो उन्होंने 2050 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनने का बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल, ये केमिकल कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका पूरा प्लांट 100% जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी जीरो LD सुविधा हासिल है। इस जीरो LD तकनीक को समझना बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ, प्लीज समझाइए। अक्सर क्या होता है कि केमिकल कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी नदियों या जमीन में चला जाता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, हमने बहुत सी न्यूज़ देखी है ऐसी। जीरो LD का मतलब है कि कारखाने से पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जाती। एक भी बूंद नहीं? तो पानी जाता कहाँ है? आधुनिक मशीनों के जरिए उस पूरे दूषित पानी को भाप बनाकर उड़ाया जाता है। उसमें मौजूद सभी केमिकल्स और ठोस कचरे को अलग कर लिया जाता है और फिर उस पानी को वापस साफ करके कारखाने में ही दोबारा इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। अरे वाह, ये तकनीक वाकई पर्यावरण के लिए बेहतरीन है। मतलब पानी का पूरा एक क्लोज लूप बन गया। एग्जैक्टली। इसके अलावा कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी उनका रिकॉर्ड अच्छा दिखता है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास ISO 45001 सर्टिफिकेशन है। ये सेफ्टी का एक बड़ा स्टैंडर्ड है। और रिपोर्ट में ना एक ऑनलाइन पोर्टल का जिक्र है जिसका नाम है इंसिडेंट प्रिवेंशन अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट में IPO। हाँ, IPO। तो मैं सोच रहा था ये IPO, ये शेयर बाजार वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरह तो नहीं लग रहा। क्या ये कारखाने के अंदर खतरों की रिपोर्टिंग का कोई इंटरनल टूल है? हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सटीक है। ये कोई वित्तीय टूल नहीं है, शुक्र है, बल्कि ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जहां कारखाने का कोई भी कर्मचारी काम के दौरान दिखने वाले किसी भी संभावित खतरे या असुरक्षित स्थिति की तुरंत रिपोर्ट कर सकता है। वो भी कोई दुर्घटना होने से पहले? बिल्कुल, दुर्घटना होने से पहले। ये कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने का एक बहुत ही प्रोएक्टिव तरीका है। ये तो काफी स्मार्ट है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री में प्रदूषण कम करने के लिए डीजल फॉकलिफ्ट्स को इलेक्ट्रिक में बदल दिया है। हाँ, मैंने वो पढ़ा था। और 1187 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगाए हैं। हाँ, और एक पुराना 12.1 मेगावाट का स्टीम टरबाइन हटाकर नया ज्यादा एफिशिएंट 12.4 मेगावाट का टरबाइन लगाया है। पर देखिए, यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है मुझे।
कैसा विरोधाभास? मतलब ये सारी पर्यावरण अनुकूल तकनीकें, चाहे वो ZLD प्लांट हो या नए टरबाइन, इनमें बहुत भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर या निवेश लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब काफी महंगे होते हैं। तो एक तरफ कंपनी इतने महंगे ग्रीन इनिशिएटिव्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरी तरफ वो 14.93% का शानदार ऑपरेटिंग मार्जिन भी मेंटेन कर रही है। तो क्या लंबे समय में ये भारी खर्च उनके प्रॉफिट को खत्म नहीं कर देगा? देखो, सतही तौर पर देखने पर ये एक अतिरिक्त खर्च जरूर लगता है। लगता तो है, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो R&D और एनर्जी एफिशिएंसी जैसे जो उनका ISO 5001 मानक है, वो लंबे समय में कंपनी की उत्पादन लागत को काफी कम कर देते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब आप वेस्ट हीट को रिकवर करते हैं या बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो हर साल ईंधन का करोड़ों रुपए का खर्च बचता है। बात तो सही है। और इससे भी बड़ी बात, विदेशी क्लाइंट्स के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए ये सब महज एक खर्च नहीं है, बल्कि ये वो एंट्री टिकट है जिसके बिना आप उस ग्लोबल बाजार में कदम ही नहीं रख सकते। हाँ, मतलब अगर आपके पास ESG कंप्लायंस नहीं है तो बड़ी ग्लोबल कंपनी आपसे बात ही नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं। यानी जो आज का खर्च दिख रहा है वो असल में भविष्य की कमाई का रास्ता है। चलिए, अब तक हमने कंपनी के विस्तार, उनके क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स और शानदार मुनाफे की पूरी कहानी को समझा। और ये कहानी काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, और इन सब सकारात्मक खबरों को देखकर शेयर बाजार का उत्साहित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अब हमें उस चीज पर बात करनी चाहिए जो श्रोताओं और निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन और जोखिम। बिल्कुल, वैल्यूएशन और भविष्य के जोखिम। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चर्चा का, क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी का मतलब हमेशा एक बेहतरीन निवेश या स्टॉक होना नहीं होता। ये बहुत गहरी बात कही आपने। अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी को भी बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद लेते हैं ना, तो भी आपका नुकसान हो सकता है। और इस बात को IOLCP के आंकड़े भी साबित कर रहे हैं। मतलब अप्रैल से अब तक IOLCP का शेयर 136% से ज्यादा उछल चुका है। 136%? ये तो बहुत बड़ी रैली है। हाँ, वर्तमान में यह लगभग 28.23 के PE अनुपात यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। 28 का PE। और इसे लेकर जो अलग-अलग विश्लेषक हैं, उनकी राय बहुत बटी हुई है। जैसे यूनिवेस्ट की रिपोर्ट काफी सकारात्मक है। उनका क्या कहना है? उनका मानना है कि FY27 तक कंपनी की अर्निंग्स में जो रिकवरी होगी, उसके आधार पर इसका लक्ष्य 155 रुपए हो सकता है। और अगर सारी परिस्थितियां उनके पक्ष में रहीं, यानी जो बुल केस होता है, तो ये 190 रुपए तक भी जा सकता है। अच्छा, लेकिन मार्केट्स मोजो का नजरिया तो इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इस स्टॉक को वेरी एक्सपेंसिव या बहुत महंगा करार दिया है। अच्छा, बहुत महंगा। हाँ, और इसके पीछे उनका सबसे बड़ा तर्क कंपनी का ROE है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। इसे अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है कि शेयर धारकों ने कंपनी में जो पैसा लगाया है, उस पैसे पर कंपनी कितना प्रतिशत मुनाफा कमा पा रही है। बिल्कुल सही। और IOLCP का ROE सिर्फ 7.82% है। सिर्फ 7.82%? हाँ, जो कि काफी निराशाजनक है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना पैसा रखता है, तो वहाँ भी उसे 7% के आसपास रिटर्न मिल जाता है बिना किसी रिस्क के। हाँ, FD में तो आराम से मिल जाता है आजकल। तो ऐसे में शेयर बाजार के जोखिम भरे माहौल में सिर्फ 7.82% का रिटर्न कमाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। ये तो काफी कमजोर पॉइंट है कंपनी का। इसके अलावा मार्केट्स मोजो ने ये भी बताया है कि ये एक हाई बीटा स्टॉक है, जिसका बीटा 1.36 है। हाई बीटा, इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्टॉक बाजार के मुकाबले बहुत ज्यादा अस्थिर या वॉलेटाइल है। एग्जैक्टली। मतलब अगर बाजार में तेजी आती है तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बाजार में जरा सी भी गिरावट आती है तो ये स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिर भी सकता है। हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए मार्केट्स मोजो के अनुसार इसकी फेयर वैल्यू या सही कीमत 95 से 105 रुपीस के बीच ही होनी चाहिए। ये मूल्यांकन बहुत कुछ कहता है। मतलब खतरे अभी टले नहीं है। बिल्कुल नहीं। कंपनी में कच्चे माल की कीमतों का जोखिम हमेशा बना रहता है
और चीनी एपीआई निर्माताओं से उन्हें लगातार कड़ी टक्कर मिल रही है। और वो जो ग्लोबल रेगुलेटरी इंस्पेक्शन है, जैसे यूएस एफडीए की जांच, उसमें कोई भी चूक उनके लिए भारी पड़ सकती है। हाँ, वो तो हमेशा एक लटकती तलवार होती है फार्मा कंपनियों पर। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीक सीजन में किसी बहुत ही शानदार लग्जरी रिजॉर्ट की बुकिंग कर रहा हो। ठीक है। अब रिजॉर्ट वाकई में बेहतरीन है, वहाँ की सुविधाएं एकदम वर्ल्ड क्लास हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने कमरे के लिए इतनी ज्यादा कीमत चुका दी है कि वो उम्मीद कर रहा है कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा, मतलब जीरो एरर की गुंजाइश। हाँ, अगर उस रिजॉर्ट में 1 घंटे के लिए भी एसी खराब हो जाए या सर्विस में जरा सी भी चूक हो जाए तो उस व्यक्ति को लगेगा कि उसके पैसे डूब गए। ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। बाजार ने IOCLP की शेयर कीमत इस आधार पर तय कर दी है कि भविष्य में कंपनी का हर फैसला सही साबित होगा। मतलब परफेक्शन की कीमत पहले ही तय हो चुकी है। एग्जैक्टली। देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, वे पूरी तरह से कर्ज मुक्त हैं। इसके अलावा प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 57.48% कर ली है, जो दिखाता है कि उन्हें अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। ये सब तो बहुत बड़ी ताकतें हैं। लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन में निवेशकों के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। बिल्कुल। अगर मैनेजमेंट के FY27 के अनुमानों में 10 या 15% की भी चूक होती है या चीन कोई बड़ा प्राइस कट कर देता है तो शेयर की कीमत में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक करेक्शन आ सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें तो IOLCP की कहानी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। हाँ, एक बहुत अच्छी केस स्टडी। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो कभी केवल एक साधारण प्रोडक्ट पर निर्भर थी, लेकिन फिर उसने 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए अपनी पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया। और अब वो तेजी से नए APIs और स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ कदम बढ़ा रही है। और साथ ही ये कंपनी खुद को वैश्विक मानकों जैसे वो ESG और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उसके अनुरूप ढाल रही है ताकि वो दुनिया के सबसे कड़े नियमों वाले बाजारों में अपनी पैठ बना सके। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा उन सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है जो ये समझना चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया में China+1 थीम की बात होती है तो ये जमीन पर कैसे काम करती है। ये सिर्फ कारखानों को शिफ्ट करने का खेल नहीं है। एग्जैक्टली। ये क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन पर पकड़ बनाने की एक जटिल प्रक्रिया है। और साथ ही ये भी याद दिलाता है कि एक बेहतरीन कंपनी का मतलब हमेशा एक बेहतरीन स्टॉक होना नहीं होता, अगर उसकी कीमत पहले से ही आसमान छू रही हो। हाँ, निवेश की दुनिया में ये संतुलन बनाए रखना सबसे अहम होता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप खुद विचार कर सकें। हाँ, एक प्रोवोकेटिव थॉट। आज दुनिया भर की सप्लाई चेन चीन से दूर जाने की जद्दोजहद कर रही हैं। ऐसे में भविष्य के असली विजेता कौन होंगे? क्या वो कंपनियां जो दुनिया भर की लैब्स में बैठकर कोई नई चमत्कारी दवा खोजने में लगी हैं? या फिर IOLCP जैसी वो कंपनियां जो दुनिया की सबसे आम और जरूरी दवाओं को बनाने की जटिल और शायद थोड़ी नीरस प्रक्रिया में इतनी महारत हासिल कर लेती हैं कि पूरी दुनिया को अंततः उन्हीं के पास आना पड़ता है। सोचने वाली बात है। तो वो सफेद रंग की दर्द निवारक गोली शायद उतनी आम भी नहीं है ना। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे।